सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसके केंद्र में आज नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने एक बार फिर अपना नेता चुन लिया। नीतीश कुमार कल 11:30 बजे 10वीं बार बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहली बार वह मार्च 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे, पर एक सप्ताह ही मुख्यमंत्री रह पाए थे क्योंकि सदन में बहुमत साबित कर पाने में नाकाम रहे थे। पर वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने एक बार जो मुख्यमंत्री पद संभाला, उसके बाद जब तक उन्होंने चाहा तब तक वह मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जिस पार्टी के साथ चाहते हैं उस पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने रहते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार एक पार्टी के तौर पर अपनी हैसियत भले ही कमतर करते गए हों, पर राजनीतिक रूप से उनकी महत्ता लगातार बरकरार रही। भारतीय जनता पार्टी, जिसके संदर्भ में ये आक्षेप विरोधी लगाते हैं कि ये अपने सहयोगी दलों को खा जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी के दौर में तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में भी नीतीश कुमार को पार नहीं कर सकी। भाजपा की ये हसरत इस बार भी अधूरी रह गई, जब वह सदन में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर मौजूद है। 243 सदस्य विधानसभा में 89 सीटों के साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनने के लिए क्यों मजबूर है, यह हमारा सवाल है। बार बार नीतीश ही सरदार। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ के त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। और हमारे साथ सुनील पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राहुल आनंद जी की बेबसी से करते हैं। क्या राहुल जी, 42-43 सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए मजबूर हुए, और इस बार स्ट्राइक रेट 90 पर होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को ही चुनने के लिए आप मजबूर हुए। भले ही वो तारकपुर में अमित शाह जी कह आए थे सम्राट चौधरी के लिए, जिता भर दो, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, पर देख रहे हैं हम, पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इस बार भी बन पाएंगे तो उप मुख्यमंत्री ही बन पाएंगे। नीतीश कुमार के आगे इतने बेबस क्यों हो जाते हैं आप राहुल जी? देखिए, चर्चा की शुरुआत करने से पहले अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा, और ये बिल्कुल फिट भी बैठेगा और हिट भी बैठेगा कि जिस तरह से हमने क्लेवर और तेवर दिखाकर जनता के बीच में जाकर और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाकर और एक अच्छे अनुपात की अगर हम चर्चा करें तो हम लोगों ने 202 का एक नंबर स्कोर किया है। उससे एक अच्छी भूमिका आने वाले समय में हम एक अदा करने जा रहे हैं। और कल जो ऐतिहासिक सभा का संबोधन कर नीतीश कुमार जी और जनता को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा ली जाएगी, वो बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना होगी और एक अंगद की पांव की तरफ बहुत मजबूती का वो कदम रखा जाएगा। अब जहां तक सवाल उठता है आपके छेड़खानी करने का, तो मैं आपको बता दूं, ये कोई बेबसी की बात नहीं है, ये सहूलियत की बात है। एक बहुत पुरानी कहावत है, करोगे सहयोग तो पाओगे सहूलियत। और हम लोगों ने इस बैकअप को बनाकर रखा था और एक बैकबोन के तहत हम सबने नीतीश कुमार जी को साथ में लेकर चलने का प्रतिज्ञा लिया था। और जो लोग इसका मजा लेने का प्रयास कर रहे थे, खास करके जो विपक्ष के जो लोग थे, वो बार बार इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो उनको नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा कड़ा संदेश दे दिया अपने द्वारा किए गए उन रैलियों के द्वारा से जिसका वो संबोधन कर रहे थे। अब जहां तक सवाल उठता है हमारे अंदर, तो देखिए, ये एक बात मैं आपको शशि जी, बिल्कुल माफ कीजिएगा हिमांशु जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हमने जो एक वादा किया था वही हमारी एक यूएसपी है और एक लंबी लकीर जो विश्वसनीयता का हमने खींच रखी है। नीतीश जी ही हमारे मुखिया है। और जहां तक सवाल उठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे आप और सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे थे, तो सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और जो शीर्ष नेतृत्व जिन बातों को कहता है उसको हम मानेंगे और यही हमारी। अरे राहुल जी, जो सवाल है ना, उस सवाल को छोड़ आप सब कुछ बोल दिए। हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल यह था कि लगातार सदन में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी रहने के बावजूद भी आप मुख्यमंत्री बना पाने में नाकाम रहे अपना। अब तो सदन की सबसे बड़ी पार्टी भी आप हैं, इसके बावजूद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के दौर में भी आप इतने बेबस, इतने कमज़ोर, इतने लाचार, इतने विवश क्यों दिखाई दे रहे हैं?
क्यों नीतीश कुमार के साथ वो व्यवहार आप नहीं कर पा रहे जो हमने आपको बड़ी आसानी से एकनाथ शिंदे के साथ करते हुए देखा? थोड़ा इसे समझना चाहते हैं। वो नीतीश कुमार जो आपको कई बार अतीत में गच्चा दे चुके, आरजेडी के साथ सरकार बना चुके, तो आप ये भी नहीं कह सकते नहीं नहीं वो हमारे बहुत विश्वसनीय सहयोगी हैं। जब मौका लगा है तब आपने धोखा खाया है। चिल्ला चिल्ला कर आप बोलते थे नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर वो नीतीश बाबू को अभी भी नेता मानने के लिए आप क्यों मजबूर हैं? इस पर थोड़ी रोशनी दीजिए ना। देखिए, नजरें बदलेंगी तो थोड़ा सा नजारे बदलते आपको नजर आएंगे। और आप आ जाते हैं, हम चुनाव की प्रक्रिया में आ जाते हैं। जब हमारा ये विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय हर ने एक बात को कहा था कि जो हमारे खुद गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा था, जो अमित शाह जी का जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ही इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा था कि विधायक चुनकर आने दीजिए, वो अपनी सहमति से जब विधायक दल का नेता चुनेंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की जाएगी। और उस समय सब लोगों ने इस बात को कहा था कि यानी नीतीश गठबंधन के चेहरा नहीं होने वाले हैं। और आज अगर देखा जाए उस संदर्भ को, तो हमने जो कहा था उसी लाइन पे है। और 2020 में भी हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, तब भी हमने नीतीश जी को नहीं छोड़ा था। तो वही तो पूछ रहा हूं राहुल जी, आप नेतृत्व के स्तर पर बिहार में इतने लाचार क्यों हैं? 2 दशक के बाद भी एक नेता तैयार नहीं कर सके जो विधायक दल को नेतृत्व दे पाता गठबंधन की। इस बेबसी के संदर्भ में, इस लाचारी के संदर्भ में कुछ कहिए ना, क्यों आप अभी तक एक नेता नहीं उभार पाए? जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि अभी 5 ऐसे विधायक चुनकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो युवा मोर्चा से भी 2 लोगों को चुना गया है। और साथ ही साथ बात करें तो कुछ लोगों को पार्टी ने उन पे भरोसा किया, वो जीत कर आए। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास थिंक टैंक की कमी नहीं है और इनका हर एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पे है वो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन जब आप किसी भी गठबंधन की जब राजनीति में आप रहते हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना आपकी आवश्यकता है और एक संगठन का व्यवहार और एक स्वरूप के तहत आता है। हिमांशु जी, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, बात मुख्यमंत्री से नहीं है, बात यह है कि बिहार का अगर स्वर्णिम अध्याय लिखने की अगर हम चेष्टा करते हैं तो उसके लिए प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा भी बनानी पड़ती है। और नीतीश जी के साथ हमारा केमिस्ट्री भी काफी बेहतरीन रहा है। और बिहार को अगर देखा जाए, अरे बिहार 2 बार किस तरीके से निपटे हो नीतीश बाबू के हाथों हमने देखा है। 3 बार निपटे हो, 2 बार भी क्यों, 3 बार कह लो, 3 बार निपट के बैठे हो और हमें बता रहे हो हमारी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया है। राहुल जी थोड़ा और खोजिए, क्यों नहीं अपना नेता तैयार कर पा रहे? लेकिन हम चलते हैं के त्रिपाठी जी के पास और उनके उस हुनर को समझना चाहते हैं। आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह के होते हुए भी आप उन्हें सफल नहीं होने देते। देश छोड़िए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सदन में सबसे ज्यादा विधायक जीतने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री बना पाने की हिम्मत नहीं कर पाती। ऐसी नीतीश कुमार की क्या शख्सियत है त्रिपाठी साहब? नरेंद्र मोदी के जादुई असर से बेअसर रहता है बिहार। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं सूझता भाजपा को। क्या कहते हो त्रिपाठी साहब? देखिए हिमांशु जी, जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो पहले समता पार्टी का गठन हुआ था जी। मैं उसका एक फाउंडर सदस्य रहा हूं और इस पार्टी को बनाने में जॉर्ज फर्नांडिस की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एनडीए का गठबंधन जब बनाया उन्होंने तो उसके संयोजक भी बने। और उस भारतीय राजनीति में आपने देखा जॉर्ज फर्नांडिस का जो चरित्र था वो कितना ऊंचा था, कितना विराट था। 9 बार पार्लियामेंट गए और उसके साथ साथ वो जो जंगल राज बिहार में था, उस जंगल राज को कैसे हटाया जाए, इसके लिए हमारी एक बड़ी योजना थी जी। और उस योजना में हम आकर के 2005 में कामयाब हुए। इसके पहले हम 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार हमारी सरकारें नहीं बनी, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस और माननीय नीतीश कुमार जी उस पर लगे रहते थे। मैं आपके केंद्रीय का उसका कमेटी का वहां मेंबर भी रहा हूं, भारत उसके जनता दल और समता पार्टी का। उस समय माननीय नीतीश कुमार ने एक सवाल हम लोग किया था, क्योंकि उसका एक मर्म आपको बताता हूं कि बिहार में कैसे हम माई समीकरण को कैसे उसको कमजोर करें। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम कहा था कि हमको ईबीसी पे काम करना पड़ेगा। जो माई समीकरण है इसको कमजोर करने के लिए हमको ईबीसी और महिलाओं के काम करना पड़ेगा। और आरक्षण ने उसके बाद आपके पंचायत चुनाव में दिया, फिर उसके बाद पोशाक दिया और साइकिल दी आज वो। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो काम बिहार में हुआ है कि सुरक्षा का। वहां तो मैं जाता था चुनाव में तो देखता था क्या दुर्दशा थी।
शाम को 6 बजे के बाद, मैं 98 की बात कर रहा हूं, 6 बजे के बाद उस एसपी चेंज करता और कहता भाई ये बिहार है, यहाँ 6 बजे के बाद आप दिखाई। और थानों के सामने बोर्ड लगे रहते थे, अगर इस रास्ते से जा रहे तो थाने में नाम लिखवा दीजिए। तो हिमांशु जी, उस दौर को बिहार ने देखा है, और बहुत बिहार में एक 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 जो सबसे बड़ा नीतीश कुमार का है कि जो डिलीवरी उन्होंने दी है, वो डिलीवरी चाहे विकास का हो, चाहे सड़कों की डिलीवरी हो, चाहे शिक्षा की डिलीवरी हो, चाहे आपकी बिजली का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार को। नहीं, ये तो सब ठीक है त्रिपाठी साहब, थोड़ी पहेली इतनी आसान नहीं है। आपके सारे तर्क के साथ मैं सहमत रहता अगर नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा बनाई गई पहली समता पार्टी ऑफ जनता दल यूनाइटेड सदन में सबसे बड़े दल के तौर पर लगातार जीत रहे होते। 2010 के बाद नीतीश कुमार जितने भी बड़े नेता हों, पर उनकी पार्टी उतनी बड़ी नहीं रही। आप इस बात से सहमत हैं? आंकड़े ये बताते हैं। आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को दूध से मक्खी की तरह निकाल देती है, एकनाथ शिंदे अभी तक फड़फड़ा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के आगे इतनी बेबस कैसे हो जाती है? वो नीतीश कुमार की शख्सियत बताइए, वो कौन सा हुनर है नीतीश कुमार का कि 42-43 सीटों पर होते हैं नीतीश कुमार, तो भी 74 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक रहती है। और अब जब बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़कर भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर है, तो भी नेता कौन चुनेगा? नीतीश कुमार। तो इस हुनर पर थोड़ा बताइए, बाकी सारी बातें तो हो गई, इस पर बताइए ये कौन सा कौशल है जिसके आगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जादू चलता नहीं है? देखिए हिमांशु जी, उसमें बहुत बड़ा आप परिवर्तन आप समझ सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है जी। तो देखिए, एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के और माननीय नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक ऐसे दल के थे कि उस दल के नेता नहीं थे, वो दल का नेता कोई और था, उसका रखने वाला फाउंडर कोई और था। लेकिन हमारे यहां जो हम लोगों ने रखा था इस फाउंडेशन को बिहार में, उस फाउंडेशन के नेता माननीय नीतीश कुमार थे। माननीय नीतीश कुमार ने बिहार को अपने खून और पसीने से सींचा है। वो तोड़ करके या हट करके या कहीं किसी को धोखा दे करके वो नहीं आए हैं। जनता में जो उनकी इंटीग्रिटी है वो किसी नेता के त्रिपाठी जी ये समझा रहे हैं, लेकिन मेरे साथ सुनील पांडे जी हैं, उनको ये सहूलियत है कि वो स्वतंत्र रूप से टिप्पणी दे सकते हैं। ये नीतीश कुमार का हुनर है सुनील पांडे जी, या आरजेडी की मौजूदगी नीतीश कुमार को वो हथियार देती है जो भाजपा को मजबूर कर देती है नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए? और अगर आप नहीं मान रहे तो आरजेडी नेता मानने के लिए तैयार है, आरजेडी नहीं माने तो बीजेपी मानने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार इस मजबूरी को अपना हथियार बखूबी बना लेते हैं। क्या कहते हैं सुनील जी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं जिस बात से शुरुआत करता, आप उस नब्ज को पकड़ लिए खुद ही जी। नीतीश का इतना मजबूत होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि बिहार की राजनीति में लालू का होना। लालू ऐसे शख्स हैं, इतने बड़े तेवर और व्यक्तित्व के नेता हो चुके हैं, उनका अपना एक फॉलोवर्स है, कैडर है, बहुत बड़े वोट बैंक के स्वामी हैं। उस स्वामी के डर से बीजेपी नीतीश को रखना मजबूरी है, ये एक कारण है। मगर डॉक्टर साहब जी, दूसरा कारण कि नीतीश कुमार पूरे देश में निर्विवाद एकमात्र नेता है जिन पर कोई लांछन, कोई दाग नहीं है। मैं तो इस बात तक सहमत हूं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उस राजनीतिक शब्द से कोष से हटाने के लिए कोशिश करेगा, एंटी इनकम्बेंसी जी। 2020 में जो नीतीश जी थे, जब आप वोट प्रचार करने यहाँ के पत्रकारों से आप बात करेंगे, यहाँ के जनता से बात करेंगे, तो 2020 में जो मजबूती थी नीतीश की, उनके खिलाफ थोड़े बहुत शिकायतें थी लोगों के बीच में। लेकिन आश्चर्य है कि 5 वर्षों के बाद जब हम चुनाव के लिए नेताओं से या लोगों से जब बातचीत हुई, किसी में कोई शिकायतें नहीं थी, सम्मान था उसके जगह। नीतीश जी का स्वास्थ्य सबसे बड़ा सवाल था लोगों के दिमाग में, लेकिन यह स्वास्थ्य सहानुभूति में बदल गया। यह सबसे बड़ी वजह थी। तो 2 वजह है, पॉलिटिकल
लालू भाई यहाँ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई। दूसरा, उनका निर्विवाद रूप से उनका राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक सूचिता जो इतने लंबे समय से राजनीति में रहते हुए उन्होंने बनाया है। परिवारवाद में कभी नहीं फंसे, निजी कोई इनके ऊपर लांछन नहीं है, कोई जांच की आंच नहीं है। एकमात्र बेटा है जिसके लिए भी वो बहुत तौर तरीके से ही उसको रखते हैं, वो भी राजनीतिक सोच का बच्चा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, जेडीयू तो नारा लगा रही थी 25 से 30 फिर नीतीश, पर भाजपा की रणनीति, भाजपा की फितरत को जितना आप जानते हैं, 5 साल दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार को, या अब तक पलटी मारते थे नीतीश कुमार? आप इस आशंका के साथ है कि इस बार पलटी मारेगी भाजपा। ललन सिंह आजकल नीतीश कुमार के जितने करीबी हैं, लोग बोलते हैं उससे ज्यादा करीबी उनके अमित शाह से है। सर, आप पत्रकारिता में वरिष्ठ रहे हैं, मैं एक मूल बात पर आपको ले जाना, संकेत करना चाहता हूं। जदयू वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले था। जदयू को वो चला रहे हैं जो भाजपाई है। ठीक है, उनका नारा झंडा अलग है, उनके नेम प्लेट पे जदयू राज्यसभा सांसद लिखा जाएगा या सांसद लिखा जाएगा जदयू, लेकिन वो दल और मिजाज से, मन मिजाज से भाजपाई हैं। भाजपाई कहने के पीछे कोई मेरा द्वेष नहीं है जी, मतलब उनकी सार्थकता, उनके बने रहने का राजनीतिक मजबूरी है। बिहार का ऐसा परिदृश्य है कि वो बीजेपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर ही काम करेंगे, अन्यथा यहां तैयार है वो दल बैठा हुआ है जो कि शासन में आ जाएगा, लपक लेगा। ये कहना है सुनील जी का। मैं वापस राहुल जी के पास आता हूं। इस मजबूरी से कैसे उभरेगी भाजपा? कब तक तेजस्वी यादव के साथ नीतीश के गले मिलने का डर आपको बैंक बेंचर बनाए रखेगा? कब तक पीछे रहोगे राहुल आनंद जी? आपकी फितरत में नहीं है पीछे रहना तो भाई। कब आप खोज लोगे कोई अजीत पवार जेडीयू में? हिमांशु जी, देखिए, जब भी कोई फिल्म बनती है तो उसका जो डायरेक्टर होता है वही तय करता है कि एक्शन क्या है और कितना, और फिल्म कैसे सुपरहिट बनी। और जो हीरो को जो कास्ट किया जाता है, उसको कास्ट करने के संदर्भ में वो हीरो को जो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टर की भूमिका ज्यादा अहम होती है चीजों को, फिल्म को हिट बनाने में। अगर उस संदर्भ को देखा जाए तो नीतीश जी हमारे हीरो हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दूसरी कि इसके पीछे का जो पटकथा जो लिखी जाती है और जो मजबूती के साथ जो स्क्रिप्ट लिखकर हम ये कहते हैं कि हम इसको हिट बनाएंगे इस कार्यकाल को, तो इसके पीछे का जो हमारा जो क्लेवर है, खास करके जो क्लेवर है, जो हमें आता है जनता के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और वो जो तेवर है जिसके तहत बिहार को हम ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि रिफॉर्म और परफॉर्म की बात कर लीजिए, तो ये पता है कि कैसे हमको अपने आप को स्थापित करना है। और ये तो तब होता है कि जब हमारे घर के अंदर लोग हैं और जब पटीदारों का बंटवारा हो जाए तो हर एक पटीदार एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करे तो वो घर तबाह हो जाता है। और मेरा ये मानना है और हमारी पार्टी का ये संस्कार है कि हमारे जो भाई हैं, यानी कि हमारे जो नीतीश जी हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमें पटीदारी नहीं निभाना है कि वो आगे बढ़ जाए या हम उनके साथ नहीं, राहुल जी, दो बातें बताओ। एक तो आपने बताया कि देखो नीतीश कुमार जो है ना वो हीरो हैं, मतलब नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं करते हैं, कोई है जो अपनी उंगलियों पर उन्हें चलाता है। जैसे आपने डायरेक्टर बताया, वो डायरेक्टर कौन है ये आपने नहीं बताया। तो एक तो ये बता दें कि नीतीश कुमार किसके इशारों पर चलते हैं, एक तो हमें ये पता चल जाए। और जो परिवार आप बता रहे हो ना, वो एक परिवार महाराष्ट्र में, एक नाथ शिंदे और उनका परिवार, वो कैबिनेट की बैठक में कल शामिल नहीं हुए। पूरा महाराष्ट्र कौतूहल से देख रहा है, आज सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हुए। तो परिवार कैसे बिखरता है इसके भी हम प्रत्यक्ष गवाह हैं। तो दो चीज़ आपसे जाननी है यहाँ के बिखराव के संदर्भ में, और नीतीश कुमार को कौन चलाता है, राहुल जी आज बताएंगे या भविष्य में हमें इंतजार कराएंगे? देखिए हिमांशु जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा, लेकिन एक हिंदी फिल्म में गाना आया था, तेरी बातों ने ऐसे उलझा दिया। ठीक, तो ये आपकी बातों में मैं उलझने नहीं जा रहा हूं। आपकी बातों का एक अगर विश्लेषण किया जाए तो ये कहा जा सकता है
कि जब हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की जब हम आस्था में भरोसा रखते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो इस एक शक्ति स्वरूप हम लोग महसूस करते हैं कि इस सृष्टि को कोई चला रहा है। हम अपनी जो कर्म में जो भाग्य में लिखा है वो बस हमें मिलता रहता है। ठीक उसी संदर्भ में आप समझिए कि बिहार के कर्म में नीतीश कुमार जी लिखे गए हैं और नीतीश कुमार जी का जो कारवा है, उसका जो रथ है, उसका संचालन। अभी तक आप हमें राजनीति पढ़ा रहे थे, हमने एक सीधा सवाल क्या कर लिया, आप हमें धर्म पढ़ाने लगे। वाह राहुल जी वाह। लेकिन मैं त्रिपाठी जी के पास आता हूं, त्रिपाठी जी कुछ समझ पा रहे हैं? अब नीतीश कुमार खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई है जो बताएगा क्या बोलो, कोई है जो बताएगा क्या करो, कोई है जो बताएगा कि कैसे करो। कितना तैयार हो त्रिपाठी जी राहुल आनंद जी की बात के बाद आने वाले समय की यात्रा के लिए? हिमांशु जी नीतीश कुमार को कोई समझा नहीं सकता। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। वो सुबह क्या निर्णय लेंगे, जो दाहिने हाथ से काम, जो कुछ कहना है उसको यस या नो में कहते हैं। बड़ा लंबे अरसे तक मैं भारत सरकार के कृषि और रेल में भी रहा हूं, तो मैंने बड़े करीब से देखा है। तो एक तो उनका सबसे बड़ी जो क्रेडिबिलिटी है कि वो एक ईमानदार, उनकी छवि देश में, अभी जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, वाकई आज देश में उस टक्कर का कोई लीडर नहीं। इसलिए उनके ऊपर कोई प्रहार करना, उनके छवि के ऊपर कोई प्रहार करना, कहीं किसी के पास कोई औजार ही नहीं है तो उनसे कौन सा, किसको डर है? माननीय नीतीश कुमार ने हमेशा आगे बढ़कर के काम किया, कभी पीछे रह करके काम नहीं किया। पिछले बार भी हम 3 दिन तक ओथ नहीं लिए हिमांशु जी, आपको पता होगा जी। और उसके बाद भी जब कहा गया, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई हमारी संख्या कम है, और उसके बावजूद भी हमने ओथ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको कंपेल किया, तब जाकर के ओथ हुई है। तो ये हमारी एक चरित्र है, हमारी पार्टी का एक चरित्र है, माननीय नीतीश कुमार का एक चरित्र है। जो कहते हैं वो करते हैं। और मतलब आप त्रिपाठी राहुल जी को संदेश दे रहे हैं कि जब हमारी 42 सीटें थी तो अभी आप 74 सीटें होते हुए अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, अब तो कुल 4 सीटें ज्यादा हो, क्या अपना मुख्यमंत्री बनाओ? ये संदेश है राहुल जी को आपका? हिमांशु जी, बहुत पहले ही सारे उनके दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, सब लोगों ने कहा माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार को ही हम। अरे चुनाव लड़ तो त्रिपाठी साहब क्या बताऊं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भी थे, उसके बाद क्या हुआ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुनील पांडे जी के पास आना चाहता हूं और सुनील जी आपसे जानना चाहता हूं, राहुल आनंद जी की बातें, राहुल आनंद जी की दावे आपको भविष्य के लिए कुछ उम्मीद जगाते हैं कि बिहार में सब कुछ सहज नहीं रहेगा, थोड़ी सियासत रहेगी, थोड़ी खिचड़ी पकेगी, तेजस्वी यादव को बहुत मायूस नहीं होना चाहिए, हो सकता है उनके दरवाजे पर फिर दस्तक हो? क्या कहते हैं, भाजपा तेजस्वी के दरवाजे पर नीतीश से दस्तक दिला सकती है? नहीं सर, अब वो स्थिति नहीं आएगी, पहली बात जी। दूसरी बात कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी पर जीवन पर्यंत बैठेंगे, ये उनका यूएसपी है। वो कुर्सी से ही खुद से चाहेंगे तभी छोड़ पाएंगे। और बिहार की भलाई, बीजेपी की भलाई, एनडीए की भलाई भी वही है। आप याद करें, जो इंडी गठबंधन देश में बना था जी, उसके केंद्र बिंदु में ही भी नीतीश ही थे जी। वो नीतीश ही वो व्यक्ति थे जिनके कारण इंडी गठबंधन बना था। तो नीतीश खुद के कद को इतना सुरक्षित, पवित्र और निष्कलंक रखा है कि इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने का मतलब है आग से खेलना। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस बातचीत के निचोड़ पे पहुंचूं तो अगर देश की सियासत में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक अलग छवि के साथ प्रस्तुत किया तो नीतीश कुमार वही काम बिहार के सदर में और बेहतर तरीके से कर पाए। कि संख्या बल में कम होने के बाद भी उनका विकल्प किसी भी राजनीतिक दल को सूझता नहीं है, वो सरकार भाजपा के साथ बनाए या आरजेडी के साथ। दोनों दल संख्या बल में ज्यादा होते हुए भी ये मानने के लिए विवश रहते हैं कि जनता अगर किसी के साथ है तो वो नीतीश के साथ है। जब तक नीतीश की ये साख रहेगी, पैनल मानता है कि सत्ता की बागडोर नीतीश के हाथ रहेगी। देखें भाजपा अपने हाथ में सत्ता की बागडोर कब किस तरह से हासिल करती है, हम निगाह रखेंगे, राहुल जी को फिर याद करेंगे। पर आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, बढ़ाओ।